नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। आज का दिन ये सब जानते हैं एक ऐतिहासिक दिन है। आज जहां राम जन्मभूमि का शिलान्यास रखा गया प्रधानमंत्री की ओर से, वही जम्मू कश्मीर के हवाले से आज पहली वर्षगांठ है। 370 जब टूटी थी 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद से ही एक उम्मीद जगी थी कि अब जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा होगा और सवेरा होगा विकास का। कहां तक विकास पहुंचा और क्या मायने हैं आज के दिन के जम्मू कश्मीर के हवाले से, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ एक स्पेशल पैनल है। हमारे साथ अभिनव शर्मा जी हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, और उसके साथ अंकुर शर्मा है, चेयरमैन है एकजुट के, और साथ में चंदन दत्ता जी हैं, ये समाज सेवी हैं, और हमारे साथ स्काइप पे हमारे साथ सोहेल कादमी साहब हैं, जाने माने पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं और समाज सेवी भी हैं। आप सबका स्वागत है वक्त इंडिया पर। सबसे पहले अभिनव जी, आज के दिन के मायने क्या हैं? देखिए, आज जैसा आपने खुद कहा, ना ही सिर्फ आज ये जो 5 अगस्त 2019 की आपने बात की, आर्टिकल 370 जिसको अनुच्छेद 370 बोलते हैं, ये बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय था कि क्या ये संविधान से हट सकता है कि नहीं हट सकता है जी। और इसकी एक देन थी जी 35 से जी। जैसा कि काफी लोग जानते हैं, कुछ लोग शायद नहीं भी जानते हों। 370 को इस्तेमाल करके 35 से कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। वो कैसे डाला गया था? 370 में प्रेसिडेंट के पास पावर थी, कुछ ऑर्डर्स इशू करने की अख्तियार थे राष्ट्रपति जी को जी। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन ऑर्डर 1954 एक निकला जी। तो उसको यूज करके आर्टिकल 35 से जो है एक उल्टे रास्ते से, जिसको हम बैकडोर बोलते हैं, कभी कभी साइड डोर बोलते हैं, उसकी एंट्री हुई जी। तो इस सिर्फ 370 जो था, ये नहीं बल्कि 35 से जो 370 की देन थी, ये दोनों एक ही दिन गए जी। हालांकि इस पे डिस्कशन चल रही है, इस पे डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं कि 370 खत्म हो चुका है या डाइल्यूट हुआ है जी, या वीक हुआ है जी। तो 5 अगस्त 2019 को 370 डाइल्यूट हुआ या एब्रोगेट हुआ, 35 से ऑटोमेटिकली एब्रोगेट हुआ। तो उसके बाद आज इसकी पहली एक सालगिरह आप कह सकते हो, और साथ में आज राम जन्मभूमि जी, वहां पे भी आज शिलान्यास हो रहा है जी। तो ये एक पावन दिन भी है, ऐतिहासिक दिन भी है, और जम्मू कश्मीर वालों के लिए जी ये तो ऐतिहासिक है ही जी। क्योंकि जब संविधान बना था, मैंने पहले भी आपको कहा, ये संविधान बड़े उच्च कोटि के लोगों ने बनाया था जी। बड़े प्रयास हुए, रात दिन इस पे चर्चा हुई, और जो लोग बना रहे थे वो बड़े दूरदर्शी थे जी। और एक एक शब्द जो है इसमें चुन के डाला था जी। भारतवर्ष एक ऐसा विशाल देश जिसमें अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग रिलीजन्स के लोग, अलग अलग पोशाक के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा, वेशभूषा। तो इतने विशाल देश को आजादी के बाद चलाना कोई आसान काम नहीं था जी। तो आर्टिकल 370 में, प्रियम्बल में जी, बहुत कुछ लिखा है कि ये संविधान जो है भारतवर्ष का, ये सबको बराबरी के हक देगा जी। पॉलिटिकल जी, सोशल जी, राइट, इकोनॉमिकल, राइट टू वर्शिप, राइट टू हैव फेथ, बिलीफ, ये सब कुछ संविधान में लिखा है। और सेकुलरिज्म बड़े जोर शोरों से ये शब्द डाला गया था ताकि इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषा, तो अगर इनको इकट्ठा रखना है तो ये देश सेकुलर होना चाहिए जी। और जम्मू कश्मीर का संविधान जी, जिसमें सेकुलर शब्द था ही नहीं जी, ठीक। और 370 जो एक ट्रांजिशनल प्रोविजन था, जिन्होंने बनाया संविधान उन्होंने खुद कहा यह टेम्परेरी है। जिन्होंने आगे देश चलाया, ना उसको टेम्परेरी रखा ना उसको परमानेंट किया जी, लेकिन डी फैक्टो वो परमानेंट ही रहा, 70 साल परमानेंट रहा। तो 370 की वजह से जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकी, बाकी देश में हुई, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर काफी पीछे रह गया था। अगर आज से 50 साल पहले 370 टूटा होता
तो आज जम्मू कश्मीर के लोग ये नहीं कहते कि यूटी बनने के बाद हमें ये नुकसान हो रहे हैं, हमें ये टोल प्लाजा लग रहे हैं, हमें ये 4G फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, मुझे आप अंकुर जी, आपके लिए इस दिन के क्या मायने हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या फायदा होता दिखता है इस दिन? देखिए 370 और 35 से आज से एक वर्ष पूर्व 5 अगस्त 2019 को जब टूटा तो बहुत हर्षोल्लास का दिवस था। 370 और 35 का एब्रोगेट होना केवल इसलिए नहीं हर्षोल्लास का दिवस था क्योंकि उससे वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को यहाँ पे राइट्स मिले, या वाल्मीकि और गोरखा समाज के लोगों को राइट्स मिले, या महिलाओं को जो 50% है हमारी जनसंख्या का, उन्हें बराबरी का हक मिला। इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट और इक्वली इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ, अगर अधिक ना भी कहूँ, तो वो ये था कि 370 और 35 से संविधान में उसी आइडिया के आधार पे इंसर्ट किया गया था जिस आइडिया के आधार पे पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, यानी द्वितीय राष्ट्र की थ्योरी, टू नेशन थ्योरी। आइडिया ये था शेख अब्दुल्ला का कि चूंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और 1947 में टू नेशन थ्योरी की बैकग्राउंड में ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हिंदू मेजॉरिटी इंडिया के साथ विलय कर रही है, तो आप हमें स्पेशल क्या देंगे? यही शब्द थे शेख अब्दुल्ला के नेहरू के सामने, जिसमें यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का केस रिप्रेजेंट करने के लिए शेख अब्दुल्ला को भेजा गया था। तो ये ब्लैकमेल वहां से स्टार्ट हुआ था। और इस 370 और 35 का एब्रोगेट होना, जो भारत की रिजेक्शन थी टू नेशन थ्योरी की, उसकी भी बहुत बड़ी सफलता आप मान सकते हैं। 70 साल के बाद आई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बहुत बढ़िया ये कदम उठाया भारत की पार्लियामेंट ने, सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन ने, जो इसे एब्रोगेट किया। ठीक है, मैं एक कमेंट आपसे ले लूं। चंदन जी, आपके लिए आज के दिन के क्या मायने हैं? क्या जम्मू के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए कुछ बदला? पहले तो राजन जी, समस्त भारतवासियों को आज के दिन की, आज जैसे कि भूमि पूजन की नींव रखी गई है, मैं सभी भारतवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं आज के दिन की। दूसरा, आपने मुझे आमंत्रित किया कि आज ये 370 का दिन क्यों इंपॉर्टेंस है। मैं आपको 5 अगस्त 2019 के पीछे लेके जाता हूं कि एक कॉन्शियस देखो, जो कि हमारे जम्मू प्रांत के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए हर सेक्टर में, चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर हो, चाहे वो नौकरियों का सेक्टर हो, हर चीज में, चाहे कोई डेवलपमेंट का पार्ट हो, कोई सड़क का निर्माण होना है, कोई हॉस्पिटल बनना है, कुछ भी बनना है, हर चीज में हमें डिस्क्रिमिनेट किया गया। हमारी भावनाओं को धक्का लगा। इस चीज का कश्मीरी हेजमनी का हम शिकार थे, जैसे कि अंकुर जी, शायद भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है कि वो एक सफोकेशन हमने फील की। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने भी मिलिटेंसी का जोर था। मिलिटेंसी को किल करने के लिए, नेशनल की सिक्योरिटी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में हमने 370 का समर्थन दिया, और हम दिल से चाहते थे कि हम इस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकले और एक डेवलपमेंट का पार्ट बने, बिगर लेवल की डेवलपमेंट का। बट जी सुहेल साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहेल साहब, आप आवाज सुन सकते हैं? जी, सुहेल साहब अभी तक हमारे साथ नहीं है। चंदन जी, आपने कहा कि ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था जम्मू के साथ, क्या वो बदला पिछले 1 साल में? मैं उसी तरह पे आ रहा हूं कि वो जो डिस्क्रिमिनेशन, जो एक कलेक्टिव कॉन्शियस बिल्टअप हुई थी 370 के खिलाफ, आज कहीं मुझे वो नहीं दिख रहा। जो पॉलिसीज जो मतलब वेल प्लान नहीं है, जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, जो हमारा युवा यहां से महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई या दिल्ली में जाके नौकरी करता था कि आज हम यहां पे वो सऊदी की कंपनी इन्वेस्ट करेगी और यहीं पे आपको उसका तो कहीं मुझे दिखा नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इन्होंने कर दी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कहेगी कि इसको 2-3 साल लगेंगे, ये 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा। बट आप ये देखिए, आप कैट को चंडीगढ़ में बना देते हैं, फिर लोगों का रिसेटलमेंट होता है, वापस आता है, आप टैक्स ट्रांसपोर्ट के लगा देते हैं। मतलब आप कौन सा तरह की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं? कहीं ना कहीं गैप है। स्टेट बीजेपी लीडरशिप जो है उसका कम्युनिकेशन सेंट्रल के साथ नहीं है, जिसका खामियाजा जम्मू के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज मैं मोदी साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच में लेके जाऊंगा। उन्होंने अपना अंडमान निकोबार को लेके साथ जोड़ा, बहुत अच्छा किया। उन्होंने रामचंद्र जी को कश्मीर के साथ जोड़ा, बहुत अच्छा किया। बट मुझे दुख है कि जम्मू का नाम उन्होंने नहीं लिया। जम्मू का नाम लेना कहीं ना कहीं हमारी रिप्रेजेंटेशन को आहत है। हम लोगों की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है।
हम लोग ये सफोकेशन कर रहे हैं। अब जम्मू के बीजेपी को ये समझना चाहिए कि जम्मू के जो लोग हैं, जम्मू का युवा है, SRO 202 ले लो। पेंडेमिक के टाइम में आप हेल्थ, पैरामेडिकल और उन बच्चों की नौकरियां ले रहे हो। JNK बैंक के रिक्रूटमेंट का अंकुर जी ने मुद्दा उठाया, अभिनव जी ने उठाया, उनके साथ आपने क्या किया? मतलब हर चीज में जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है। जम्मू के कलेक्टिव लीडरशिप को इकट्ठे आना चाहिए, पार्टी लाइंस गाइडलाइन से ऊपर उठ के। सीधा इल्जाम है बीजेपी के ऊपर कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन अभी भी बंद नहीं हुआ। जम्मू को क्यों ऐसा कहा जाता है? कश्मीर का नाम लिया जाता है लेकिन जम्मू भूल जाते हैं, या जानबूझ के ऐसा किया जाता है? देखिए, ऐसा है ना, 2-3 इश्यूज रेज किए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट दिख नहीं रही। आप बताइए, 370 टूटा 5 अगस्त 2019 को जी। उसके बाद यूटी बनी जी। 31 अक्टूबर 2019 को स्टेट रीऑर्गेनाइज हुई जी। 31 अक्टूबर 2019 के बाद अभी हम अगस्त 2020 में हैं, ठीक। तकरीबन 10 महीने हुए हैं जो सेंटर के लॉज यहाँ पे इंप्लीमेंट हुए हैं। आगे उनकी एग्जीक्यूशन होनी है, ठीक। क्या आप ये सोचते हैं 70 साल से जो इस JNK जो अर्स्टवाइल स्टेट है, जो उसको नासूर लगा था करप्शन का, मिलिटेंसी का, उग्रवाद का, वो 10 महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपको 10 महीने में डेवलपमेंट दिखना शुरू हो जाएगी। आपने 70 साल उग्रवाद को टाइम दिया, मौका दिया, 70 साल आपने करप्शन को मौका दिया। आप 10 महीने में एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सब कुछ सड़कों पे दिखना चाहिए। ठीक है अंकुर जी, दिखना चाहिए। सहमत हैं इनसे? देखिए वक्त कम है हुआ अभी। देखिए लार्जली ये गवर्नेंस इश्यूज को लेके डिस्कशन चल रही थी कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट्स ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू गवर्नेंस किस तरीके से जम्मू के साथ हो रही है। वो एक सत्य है, वो 370 एब्रोगेट होने से पहले भी जो सिस्टम था वही इस समय स्पिल ओवर हो रहा है। लेकिन उसकी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि अभी हमें समय बहुत कम मिला है। लेकिन मैं लार्जली फंडामेंटल इश्यूज पे बात करूंगा। देखिए 370 और 35A का सबसे बड़ा वर्स्ट विक्टिम जो था वो जम्मू संभाग था जी, बिल्कुल। तो गवर्नेंस और डेवलपमेंट और डिस्क्रिमिनेशन की बात इन्होंने की। मैं मोर फंडामेंटल इशू पे बात करूंगा। 370 और 35A के कारण कश्मीरी हेजेमनी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड थी, यानी जम्मू को एक सेकंड क्लास एरिया का, सेकंड क्लास रीजन का स्टेटस हासिल था जी जी। 370 और 35 से खत्म होने के बाद जम्मू की डिसएम्पावरमेंट की दिशा में कुछ कदम उठाए जाने चाहिए थे, जिनके लिए समय नहीं लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 370 और 35 से खत्म होने के बाद हमने ये देखा कि भाजपा ने इफेक्टिव कदम जम्मू की डिसएम्पावरमेंट के लिए उठाए। फॉर इंस्टेंस, पहला सेंसस 2011 के आधार पे डिलिमिटेशन करवाना। ये भाजपा के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है आर्टिकल्स लिख के, और जो आपके एक्स डिप्टी CM है वीडियो अपने इंटरव्यूज में बोल के ये मानते हैं ऑफिशियली कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फर्ज था और जम्मू के खिलाफ था, जम्मू की पॉपुलेशन को कम किया गया था। अगर आप डिलिमिटेशन करने का फैसला 2011 के सेंसस के आधार पर करेंगे तो कश्मीर को अनड्यू शेयर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अधिक मिलेगा, यानी फिर आप 35A को खत्म करके 370 को खत्म करके कश्मीरी हेजेमनी को रीइंस्टॉल करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। ये पाकिस्तान ने तो फैसला नहीं लिया। सब जानते हैं 2021 के सेंसस के आधार पे आप करेंगे तो जम्मू का मुख्यमंत्री बनेगा, जम्मू की सीटें अधिक बढ़ेंगी जी, बिल्कुल। लेकिन आप फैसला ले रहे हैं कि नहीं हम 2011 के आधार पर ही करेंगे, मतलब आप सत्ता फिर से कश्मीर को सौंप रहे हैं और गलत आधार पे, झूठ पे। दूसरा, लैंड जिहाद का मसला यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आप किसी भी व्यक्ति से बात करिए, जम्मू से सफर कर रहा है। डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू, और डेमोग्राफिक इन्वेजन एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस है, यानी कानून बना के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करके रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज को यहां पे सेटल करवा के सरकारी मदद से रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में एंट्रीज करवा के फॉरेस्ट लैंड और स्टेट लैंड पे मुसलमानों को बसा के इस कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे जम्मू की परपेचुअल डिसएम्पावरमेंट सुनिश्चित हो रही है। क्योंकि जब सही आगे मैं इसमें एक बात करूं, और ये आज तक ना भाजपा का मुद्दा है, ना किसी हिंदूवादी संगठन का मुद्दा है, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा है। तो यानी जम्मू की डिसएम्पावरमेंट जो है इन परपेचुइटी वो एक कांस्टेंट फिनोमेना है, 370 खत्म हुआ या ना हो। चलो हम कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे। अभिनव जी, मैं चाहूंगा कि कैसे इंपावरमेंट हो सकती है जम्मू की, आपके पास रोड मैप क्या है? देखिए ऐसा है, जैसा अंकुर जी ने कहा, जम्मू को डिसएम्पावर किया जा रहा है जी। मुझे बताइए, जब आप बात करते हैं डेमोग्राफिक चेंज की जी, ठीक, सब समझते हैं डेमोग्राफिक चेंज से क्या कहना चाहते हैं जी, बिल्कुल। जब हम डेमोग्राफिक चेंज जो हुई है उसको खत्म करना चाहते हैं, उसको रेगुलेट करना चाहते हैं, कोई भी चीज जब होती है कानून के दायरे में करनी होती है जी, ठीक। या लॉलेसनेस जैसे पाकिस्तान में होता है जी, ये भारतवर्ष है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है जी। और आप बताइए, जब उसकी तरफ हम स्टेप्स लेते हैं जी, डोमिसाइल का कंसेप्ट आया, आप उसको भी अपोज करते हैं जी। आप मुझे बताइए,
जब डेमोग्राफी जो आपके कहने के मुताबिक चेंज हुई है, जब हम उसको ठीक करना चाहते हैं, उसकी तरफ हम स्टेप्स लेते हैं, 2 कदम आगे बढ़ते हैं, आप उसको भी क्रिटिसाइज करना शुरू। डोमिसाइल से ठीक होगा? 1 मिनट देखिए, मैं जवाब दूं, डोमिसाइल से ठीक होगा? आप डोमिसाइल क्यों पोस्ट करते हो? ये 2 डिफरेंट इशू ये कोई ये ना ये एक इशू है। डेमोग्राफिक चेंज का मतलब है जम्मू को इस्लामाइज करना और जम्मू संभाग में मुसलमानों की जनसंख्या अधिक बढ़ाना। मान लीजिए इन्होंने डोमिसाइल की बात की, वो हमारी ऑफिशियल पोजीशन को छोड़, लेकिन इन्होंने डोमिसाइल से उसको जोड़ने की कोशिश की। आप डोमिसाइल इंट्रोड्यूस करके बाहर के लोगों को आने से यहां पे रोक रहे हैं, यानी जो जम्मू का इस्लामीकरण हो रहा है उसे आप अपने डोमिसाइल कानून के जरिए तो सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसे कंटेन या अरेस्ट करने की दिशा में कहां कदम बढ़ा रहे हैं। अगर आपने डोमिसाइल लॉ नहीं लाया होता तो बाहर से लोग आते, जो हिंदुओं की जनसंख्या अधिक यहां पे बढ़ती। तो देखिए ये 2 कंपैरिजंस जो हैं वो मुझे लगता है गलत है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, कानून के दायरे की इन्होंने बात की, लेकिन हाई कोर्ट में तो स्वयं मैं केस लड़ रहा हूं और मुझे पता है कि वहां पे तो ये जवाब भी दाखिल नहीं करते। इनके जो ऑफिसर्स हैं, जब उनको आदेश दिए जाते हैं कि फलां फलां जगह पे इतने हजार लोगों ने इलीगल एनक्रोचमेंट की है, उसमें ना जवाब दाखिल किया जाता है, ना उन्हें एविक्ट किया जाता है, ना उन्हें बाहर निकाला जाता है। और ऐसे कई, देखिए रोशनी एक्ट हमने खत्म करवाया, उसके बाद रोशनी एक्ट में जिन लोगों को मालिकाना हक मिल चुके थे, जो डेमोग्राफिक चेंज का एक बहुत बड़ा टूल था, जी बिल्कुल, उनको वहां से एविक्ट करने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इन बेनिफिशियरीज की डिटेल्स को आप न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करिए ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। आज 8 महीने हो गए, उस ऑर्डर का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क है। चंदन जी, आप बताएं कि इसमें आपको लगता है डेमोग्राफिक जो चेंज है जो हुआ है, ये सब मानते हैं, उसको कम करने की दिशा में बीजेपी ने कुछ काम किया है? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, अभिनव जी ने अपने स्टार्टिंग में ये हवाला दिया कि ये जो हमारा प्रीएम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन बोला, द ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसकी सेकुलर है। सेकुलर, जी ठीक है। हम किसी भी चीज को रेडिकलाइज करके हार्ड लाइन की तरफ ले जाके वो उस चीज को आगे नहीं ले जा सकते। जहां तक हमारे जम्मू का राइट्स है, जम्मू में जम्मू डोगरा भी है, जम्मू मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, सारे वर्ग के लोग हैं, हमें सभी वर्गों के लोगों को इकट्ठे लेके चलना है, तभी एक पीसफुल ये स्टेट या यूटी ये बहाल हो सकती है। डिस्क्रिमिनेशन जो अंकुर जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये जो मतलब जो इस्लामिक जिहादिज़ेशन है, ये हम हेजमनी का शिकार हुए हैं। बट आज बीजेपी क्या कर रही है, ये अगर मैं डोमिसाइल की बात करूंगा, आपने 15 साल का टाइम क्यों दिया? आज हमारे लैंड राइट्स को इंटैक्ट क्यों नहीं रखा गया? हमारी नौकरियों को इंटैक्ट क्यों? आज आप हमारे यूथ को डायरेक्ट नेशनल लेवल क्लर्क की नौकरी के लिए पूरे, आज एक 4th क्लास की नौकरी के लिए 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन होती हैं, जिसमें 2 लाख रजिस्ट्रेशन बाहर के लोगों की है। क्या आपको पता है? तो चंदन जी, मेरा सवाल ये यहाँ पे ये है कि अभिनव शर्मा जी ने भी बोला है कि जो अभी 1 साल का वक्त था 370 टूटने के बाद, उसमें लगभग जो है 4-5 महीने कोविड-19 भी था, सरकार को काम करने का मौका नहीं मिला। सरकार तो यहाँ पे नहीं है, यूटी में अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो केंद्र में इनकी सरकार है, वादे इनके थे कि इंडस्ट्री आएगी, विकास होगा, ठीक है। आपको लगता है कि वक्त देना चाहिए, जो चीजें हैं वो सही दिशा में जा रही हैं, या बिल्कुल ही अब 50 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना है तो उसमें तो टाइम लगेगा ही। कुछ जैसे कि अंकुर जी ने बोला, कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो डे बाय डे इंप्लीमेंट हो सकती है, लोगों को पता चले कि सरकार हमारे साथ है। ये जैसा कि आप देखिए, सबसे पहले SRO 202 लगा लो, SRO 24 लगा लो। अब ये कहेंगे कि पिछले एडॉक बेसिस पे जो लगे थे, जो रायबरेली 3 में लगे थे, हमने उनको आज पूरा किया, मगर ये एक्सक्यूज नहीं है। आप आज देखिए, आज कोविड के टाइम में जहां इकोनॉमी इतनी वीक है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, उधर आप यूथ को ये JNK बैंक रिक्रूटमेंट की बात कीजिए, ये किसके टाइम में हुआ, किसकी सरकार थी उस टाइम? तो मतलब इन चीजों को देखते हुए आप कैट की बात कीजिए, आप टैक्स की बात कीजिए, टोल प्लाजा की बात कर लो। टोल प्लाजा, अब आप कहेंगे टोल प्लाजा को जस्टिफाई करेंगे कि मतलब टोल प्लाजा, अब लखनपुर में टोल प्लाजा लगाया, नो इश्यूज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की गाइडलाइंस, आप टेक्निकल चले जाओ। कश्मीर में कम है, जम्मू में ज्यादा है, जम्मू में ज्यादा है, ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेशन है, सरोवर में लगा दिया। और रेट्स देखो कंपैरेटिवली नेशनल हाईवे का, आप पानीपत राजस्थान या फिर चंडीगढ़ हाईवे पे इतने जो टोल्स हैं उसके साथ कंपैरिजन कीजिए, 35, 40, 50, 70 रुपए, यहाँ 100-135 रुपए, कौन सा कोई आप डालिए। इसमें जवाब इसलिए चाहूंगा कि ये जो मुद्दा है काफी इस वक्त जो है इसको हाइक मिली हुई है, हाइप पे है, क्योंकि जम्मू के जो आम जनता है वो भी त्रस्त है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस है वो कम नहीं हुए। वो ऐसे में जो आपका जो रोड टैक्स है, आपका गाड़ी पे जो टैक्स है, वो उसके साथ साथ अगर जम्मू का कोई अगर कटरा भी जाता है, कटरा से वापस आता है, उसको 250-300 रुपए देने पड़ेंगे, तो एक अतिरिक्त जो बोझ है उसकी जेब पे पड़ेगा। एक ह्यूमन एंगल से आप सोचिए इसको। सुनिए, आपने मुझे 2 और क्वेश्चन किए, लेकिन बीच में मैं दोनों बार इंटरप्ट हुआ। जी बताएं। देखिए,
जम्मू के लीडर्स की मैं बात करूं, हम बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं और बड़े बड़े छोटे इश्यूज पर रिएक्ट करते हैं और बड़े इश्यूज को हम साइडलाइन करते हैं जी, क्योंकि शायद हमारी विजडम इतनी नहीं है। जैसे छोटे इश्यू कौन से? जैसे मैं बताता हूं आपको। देखिए, हम बात की तय तक नहीं जाते जी। JNK बैंक की रिक्रूटमेंट की बात की जी, सबसे पहले JNK बैंक के जो एस्पिरेंट्स थे, जिन्होंने अप्लाई किया था, जो प्रीलिम में अपीयर हुए थे, उनका काज मैंने प्रोजेक्ट किया। एक बार नहीं किया, 10 बार किया प्रोजेक्ट जी। आपको शायद पता ही नहीं है उसमें गलती क्या हुई थी। तब के चेयरमैन परवेज अहमद, उन्होंने डेलिबरेटली इसमें रिजर्वेशन रूल्स अप्लाई नहीं किए थे जी। अब बताओ, अगर रिजर्वेशन रूल्स JNK बैंक की प्रोबेशनरी ऑफिसर और बैंकिंग एसोसिएट की सिलेक्शन पे अप्लाई नहीं होते, नुकसान किसको होता है बताइए जरा। अंकुर जी, मैं आपसे जवाब मांगूंगा इसी बात पे जवाब मैं दे दूं। टेक्निकली ठीक है, इशू वाइज इसका जवाब दिए। देखिए, नहीं, मुझे इसका जवाब चाहिए। नहीं, आप कानून, ये बात सच है गलत है? क्या टेक्निकली जो ये बात सच है गलत है? रिजोल्यूशन जो है वो नहीं लागू हुए थे जो कानून होने चाहिए थे? देखिए, मैंने अंकुर जी, मैंने यस या नो पूछा। क्या रिजर्वेशन अप्लाई कर रही थी वो पहली नोटिफिकेशन के? नहीं, रिजर्वेशन अप्लाई नहीं कर रही थी। अब देखिए, लेकिन सुनिए जी जी, 1 मिनट ले लें। लेकिन आप ये भी जानते हैं, संक्षेप में, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक के एग्जाम को खारिज इसलिए किया गया क्योंकि उसमें सिलेक्शन जम्मू के मैं उस पर भी आता हूं। अंकुर जी, आप उस इशू में बाद में आए हैं, मैं पहले आया हूं, मेरी आपसे डिस्कशन हुई है। सुनिए, हुआ क्या, JNK बैंक की प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और बैंकिंग एसोसिएट की एडवर्टीजमेंट निकली। अभी प्रीलिम सिर्फ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का हुआ था जी। JNK बैंक में इवन PM की पोस्ट भी जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं है, PM भी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हो सकता है, राइट। ये स्टेट ऑर्डर क्या, ये नेशनल लेवल पे पोस्ट होती है। मतलब एक प्रोबेशनरी ऑफिसर चाहे वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, उसको बेंगलोर में भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं एक मिनट, हमारे साथ जो है सुहेल काजमी साहब जो है वो जुड़ गए हैं। सुहेल साहब सुन पा रहे हैं मेरे को? सुहेल साहब सुन पा रहे हैं मेरे को आप? ठीक है सर, आप बोलें। अब देखिए हुआ क्या, जब तब के चेयरमैन परवेज अहमद को पता चला कि प्रीलिम के एग्जाम में जम्मू के बच्चे ज्यादा स्क्रीनिंग में सक्सेसफुल हैं, वो मेन सिलेक्शन नहीं थी, उसके बाद रिटर्न होना था एक मेंस का, फिर उसके इंटरव्यूज होने थे। उन्होंने सबसे बड़ा फ्रॉड क्या किया, प्रीलिम का रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बना के निकाल दिया। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंटेशन दे दी। उससे क्या हुआ, जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चों का मेरिट ज्यादा था, वो स्क्रीनिंग से बाहर हो गए, वो डिस्क्रिमिनेशन थी, राइट। वहां पे जाके कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। फिर क्या किया, तब के गवर्नर साहब ने एक बीच का रास्ता निकाला और ना डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट रखा, ना स्टेट वाइज रखा, यूनिफॉर्म 45 कर दिया। ठीक है, अब सुहेल साहब सुन पा रहे हैं मेरे को आप? जी सुहेल साहब, सुहेल साहब सुन पा रहे हैं मेरे को? सुहेल साहब सुन पा रहे हैं मेरे को आप? सुहेल काजमी जुड़े हुए हैं हमारे साथ स्काइप से। सुहेल साहब सुन पा रहे हैं मेरे को आप? शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो, जी सुहेल साहब सुन पा रहे हैं मेरे को आप? मैं टेक्निकल टीम को बोलूंगा एक बार चेक करें इसको। देखिए जी, अब जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, ये गवर्नमेंट के लेवल के बैंक JNK बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेवल पे जब पहुंची, तो इस पे एक बीच में से चीज एमर्ज होके आई कि इसमें रिजर्वेशन रूल्स अप्लाई नहीं हुए हैं। अच्छा, ठीक। और रिजर्वेशन रूल अगर अप्लाई नहीं होते तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी जो कश्मीर में नहीं है जी, जो सिर्फ जम्मू में है जी, उनकी पोस्टें कौन खा के लेता, कौन ले जाता वो? ठीक है, एक मिनट आपने बात कही, मैंने ये बात कही। आप बात करते हैं, आप सर आप बात कर, जब मैं जम्मू के लोगों बैंक की जब सबसे मैंने शुरू में कहा जम्मू के लीडर्स के साथ ये हुआ, बच्चे सड़कों पे आए जम्मू यूनिवर्सिटी। सर आप इस चीज का जवाब दीजिए जो मैंने कहा, जम्मू के लीडर हवा में चलते हैं। आपके भाई ललित खजूरिया जी, आशीष कोहली जी मेरे साथ बिठाइए, जी मेरे साथ बिठाइए, मेरे पास बिठाइए आप उनको। चंदन जी सवाल ये मेरे पास बिठाइए आप उनको के पास गए जो कि इन्होंने किया जी। अच्छा, मैं सभी मीडिया वालों को मेरे साथ बिठाइए। ले लूं। सुहेल साहब सुन पा रहे हैं मेरे को? पढ़ा है सर, आपका पढ़ा है, आपने हर एक को मैं इंटरव्यू दिया। सुहेल साहब सुन पा रहे हैं मेरे को आप?
एक मिनट राजन जी, मैं जनरल बात कर रहा हूं। मैं एक मिनट चंदन जी देखिए इन्होंने कहा रिजर्वेशन रूल जो है वो लागू नहीं हुए थे, जिनकी तस्दीक जो है अंकुर जी ने भी की। इसको रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या वाकई जो लड़के जो शेड्यूल कास्ट थे जम्मू के, उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होता अगर ये लिस्ट निकल जाती? हाँ बिल्कुल होता, मानते हैं आप? मानते हैं कि मैं ऐसा लोगों जवाब दो, जवाब देना चाहता हूं सर। नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट जिस समय निकला था, तो क्या वो एक सीक्रेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था? वो पब्लिक डोमेन में था। जिस समय नोटिफिकेशन में अगर शेड्यूल कास्ट और एसटीज के लिए रिजर्वेशन नहीं है, तो क्या भाजपा उस समय परवेज अहमद के साथ में थी, जो बाद में उसके खिलाफ हो गई? उस समय एट द इंसेप्शन हमने रिमूव किया, हमने रिमूव करवाया, उनको एग्जाम करवाया। आपने एग्जाम करवाने के बाद ये तक नहीं किया कि जब उस व्यक्ति ने डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट मान के मेरिट लिस्ट निकाली, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट निकाली, बहुत अहम। जब अंकुर जी को पता नहीं है, मैंने ये इशू दिल्ली में टेकअप किया और उसी दिन तो दिल्ली कश्मीर के साथ आपको बस यही चीज है। मैं जम्मू की बात कर रहा हूं, फिर कश्मीर में चले गए। मैंने ये इशू दिल्ली तक टेकअप हुआ, दिल्ली वालों ने उसी दिन मुझे फोन किया कि आप परवेज अहमद से मिलिए, उसको बोलिए ये एडवर्टीजमेंट विड्रॉ करिए, हम आपको टर्मिनेट करने जा रहे हैं। मेरे उसके साथ एयरपोर्ट पे 1.5 घंटा बहस हुई। ही डिड नॉट एग्री। उसने कहा जी मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट की एस्पिरेशंस को फुलफिल करना है। मैंने कहा मेरिट को आपने किल करना है, जम्मू के मेरिट को जाओ कि आपने किल करना है। कहता मुझे नहीं पता। शाम को गलती हुई, पकड़ी गई, उसी टाइम पकड़ी गई और ये रिपोर्ट मैंने दिल्ली दी और शाम को हमने उसको रिमूव करवा दिया वहां से। क्या बात करते हैं आप? देखिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट क्रिएट करना एक बात का विषय था, जो इन्होंने रिजर्वेशन का इशू उठाया। वो जो रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड की गई थी, तो वो तो बेसिक वो तो बेसिक एडवर्टीजमेंट में नहीं प्रोवाइड की गई थी ना, अब की गई है नहीं। तो उस समय अच्छा, मैं एक अहम मुद्दा उठाऊंगा यहाँ पे। अब जो है जितने भी यहाँ पे जो है, चाहे एनवाईसी थे, चाहे वो इस तरह के मुलाजिम थे, उनको बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि एसआरओ 520 के तहत जो है उनको अलग अलग विभागों में हम लगा देंगे, लगाया गया, लेकिन सैलरी वही 2500 रुपए दी जाती है। अब इस पर भी सुनना जरा, इसमें इनका इशू नहीं है। देखिए, मैंने 93 में वकालत शुरू की जी। इस पे मैं थोड़ा इनलाइटन करता हूं जम्मू के यूथ को भी, जो गुमराह होता है, और जो हमारे लीडर जो हैं जम्मू के, जो हवा के साथ सियासत करते हैं और गुमराह यूथ को और गुमराह करते हैं। बताएं। देखिए, 94 में एक एसआरओ निकला 64, मेरे भाई माने के साथ में, उसमें लिखा आज तक जो डेली वेजेस लग चुके हैं वो 7 साल जिनके कंप्लीट हो गए या जब होंगे उनको रेगुलराइज किया जाएगा, आज के बाद बैन है जी। और जो ऑफिसर लगाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगी जी। तब भी ऑफिसर्स ने वायलेशन की, तब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी जी। उसके बावजूद भी लगते गए। फिर 2001 में एक और गवर्नमेंट ऑर्डर निकला, जो आज तक लग गए उनको रेगुलराइज, आज इसके बाद कोई ऑफिसर दोबारा डाक डेली वेजर नहीं लगाएगा। फिर लगे, फिर 2010 में स्पेशल प्रोविजन एक्ट निकला, उसमें लिखा आज से पहले जो लग चुके हैं उनको रेगुलराइज, इसके बाद जो ऑफिसर लगाएगा उनके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। फिर भी लगे, उसके बाद मतलब सीधा 2017 में धोखा दिया। एक मिनट 2017 में मैं सुनाता हूं आपको, 520 2017 में एसआरओ निकला, उसमें अब उनको क्या कहा गया है कि अब आपको रेगुलराइज तो करेंगे लेकिन रेगुलर पे स्केल नहीं देंगे, आपको रेगुलर पे स्केल नहीं देंगे। मतलब 13,000 से स्टार्ट करेंगे, 15 और मैक्सिमम 18 पे वो रिटायर हो जाएंगे। मुझे बताइए कि इन्होंने लगाए 94 से पहले लगना शुरू हुए, 22 साल की उम्र में वो बच्चे लगे थे, आज 52 50 साल के हो गए हैं। सैलरी कितनी ले रहे हैं? 4600, 4000, 5200 जी। ठीक, अब वो सड़कों पे हैं पिछले 15 सालों से। बिना वैकेंसीज देखे जो मंत्री आया उसने, ठीक है, वैकेंसी नहीं थी, अवेलेबल वैकेंसी नहीं थी, वैकेंसी नहीं थी, वैकेंसी ना होने के बावजूद लोग लगाए, लेकिन जिनको तनख्वाह देने के लिए जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं था। ठीक है, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। रिस्पॉन्ड कीजिए, इसी पे रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मैं रिस्पॉन्ड करूं इससे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि ये गवर्नेंस के इश्यूज़ पे मैंने शुरू में भी कहा था कि इस पे लंबी एक डिबेट हो सकती है। मैं 2 इश्यूज़ पे रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। जो दूसरा इशू जो अभी इन्होंने इशू जो रिस्पॉन्ड किया इसको बाद में, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर बैंक के इशू पे, अगर जम्मू कश्मीर बैंक में डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट बन गई थी तो उसका सोल्यूशन ये था कि उसको स्टेट वाइज कन्वर्ट करके फिर से इंट्रोड्यूस करवाए जाएं, या एक पूरा प्रोसेस ही क्रैश कर दिया जाए। एक बार पहली बार ऐसी परिस्थिति बनी थी जहाँ पे
विजिबली आपको ये था कि जम्मू संभाग के बच्चे अधिक सिलेक्ट हुए हैं, जिसकी तस्दीक बाद में फिर राज्यपाल जी ने भी की। एक तो वो चीज़ थी। दूसरा SC रिजर्वेशन की बात आई, वो तो शुरू में ही नोटिफिकेशन के टाइम पे होता है। मुझे नहीं लगता कि उस समय किसी ने आवाज़ उठाई, या भाजपा ने भी ये प्रयास किया कि इस समय इस नोटिफिकेशन को क्वैश करवाया जाए। इन्होंने स्टेप्स होने दिए, एग्जाम्स होने दिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट भी बनने दी, और उसके बाद फिर ये जो भी सारी चीज़ें हुई वो आपके सामने पब्लिक डोमेन में। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की बात है, ठीक है, यू हैव टू फाइंड अ वे आउट। आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना है। 5 साल 2015 में सरकार बनी, 2015 से बाद सारी कमान आपके पास है। देखिए, लीगल आर्ग्यूमेंट्स दे के, डिफिकल्टीज सामने पोज करके आप कोर्ट में मुझे लगता है कि एक डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब है पॉसिबिलिटीज जी। और आपको कानूनों को बदलाव करने का, कानून में चेंज करने का, कुछ और पॉलिसी मेजर्स इंट्रोड्यूस करने का आपके पास मौका होता है। अगर 5 साल में आप इतनी बड़ी समस्या का, जो ऑब्वियसली 93-94 से जिस तरीके से इन्होंने बात की है, 2001 में, 2010 में चली आ रही है, अगर आप 5 साल में उस समस्या का निवारण नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको ग्रेशियसली अपना फेलियर एक्सेप्ट। ठीक है, अब अंत में ना मैं एक सवाल पूछूंगा, उसमें तीनों का मैं रिएक्शन चाहूंगा। अब आगे जो है, जैसे अभिनव जी ने कहा कि वक्त कम था, कोविड-19 भी था, एक शुरुआत हो चुकी है विकास की, जैसे इन्होंने कहा। आपको क्या लगता है कि आने वाले 2-3 साल में क्या जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी, या जो अभी का माहौल है उसी के चलते जो है स्थिति तब भी निराशाजनक ही होगी? पहले आप बताएं सर। देखिए, मैं जम्मू के लीडर्स को, खास तौर पे जो अदर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनका राइट है डिसेंट शो करना, सिर्फ एक अपील करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं। 70 साल आपने उग्रवाद और करप्शन को मौका दिया, 10 महीने से ये गवर्नेंस चल रही है, हालांकि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, ठीक। मैं कहता हूं आप 5 साल, 4 साल, 3 साल में देखें डेवलपमेंट क्या होती है। लेकिन ये बात करनी कि छोटे छोटे इश्यूज को आप उनको तोड़ के जी उसको मिस इंटरप्रेट करके पब्लिक डोमेन में जाएंगे, हाँ वोट बैंक आपका बढ़ेगा, लेकिन जम्मू के साथ आप इंसाफ नहीं करेंगे। लास्ट बात एक करूंगा, लास्ट बात जी। अगर आप ये कह रहे हैं कि टोल प्लाजा या 4G या यूथ रेगुलराइज नहीं हो रहा, आप क्या समझते हैं बीजेपी को पता नहीं है कि लोग उनसे नाराज हैं जी, ठीक? या प्रधानमंत्री जो स्कीमें यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं J&K यूटी में, उनको पता नहीं है लोग नाराज हैं जी। हम नहीं कमेंट पढ़ते नीचे जब इंटरव्यू देते हैं, लेकिन कुछ चीजें लोगों के हक में करने के लिए लोगों की नाराजगी सहनी पड़ती है। इसको बोलते हैं ईमानदार सियासत। ठीक है, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए उनके खिलाफ भी काम करना चाहिए। 1 साल में आपने माहौल देखा, अब आगे आपको 2-3 साल में जम्मू कश्मीर कहां दिखता है? जो देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाइवर्जन क्रिएट हो गई, क्योंकि इन्होंने बोला ये छोटे छोटे इश्यूज हैं। बड़े इश्यूज में नंबर 1 इशू है डिलिमिटेशन का, जिसका जवाब अभी तक भाजपा नहीं, वो भी आप देखेंगे, आपकी एस्पिरेशंस पूरी हो जाएंगी। क्यों देखते हैं कि क्यों सेंसस 2011 के आधार पे नहीं, क्यों सेंसस 2011 के आधार पे करवाई जा रही है? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से 2016 से 2018 के बीच में हमने केस लड़ा, और जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को गैर कानूनी ढंग से माइनॉरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स को माइनॉरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बाकायदा इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस निकाल के क्लॉज 7B में ये डाल दिया कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी राइट्स नहीं मिलेंगे। उसके बावजूद भी मुसलमानों को 70 से अधिक स्कीम्स का बेनिफिट मिल रहा है। मैं मुसलमान शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, और वो धर्म के आधार पर ही तय होती हैं। यानी हिंदुओं का, सिखों का, बौद्धों का हक जो है वो अभी की सरकार, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट होने के बावजूद, प्रधानमंत्री कार्यालय से गाइडलाइंस आ जाने के बावजूद भी हिंदुओं को नहीं दे रही, सिखों को नहीं दे रही, बौद्धों को नहीं दे रही, उनका हक दे रही है मुसलमानों को। तीसरी चीज, डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू जो है उसको लेकर रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज की डिपोर्टेशन का मुद्दा नोवेयर इन साइट। कोर्ट में रोशनी एक्ट के केस में दे आर नॉट कोऑपरेटिंग। एविक्शंस को लेके ये सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, ये इफेक्टिव तरीके से कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे इस इशू पे मुझसे बड़ी अथॉरिटी इसलिए नहीं हो सकती कोई, क्योंकि हाई कोर्ट में स्वयं मैं ही ये इस केस को लड़ रहा हूं। और चौथी चीज देखिए, 90 के दशक में और उसके बाद आज तक हिंदुओं के साथ कश्मीर में और जम्मू संभाग के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, हिंदू माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में जीनोसाइड हुआ है। हाँ, यहाँ का हिंदू चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमारे साथ जो हुआ है आप उसे जीनोसाइड ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करिए, क्योंकि यूएन की कन्वेंशन का इंडिया सिग्नेटरी है। ये दिक्कत ये है कि ये मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में जो हिंदुओं के साथ रेप, कत्लेआम जो जीनोसाइड की डेफिनेशन में आते हैं उसे जीनोसाइड ऑफिशियली नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि जीनोसाइड ऑफिशियली मानने के बाद इन्हें न्यूरमबर्ग ट्रायल्स जैसे कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी फंसेगा, मुफ्ती भी फंसेगा, आपकी JKAP के जितने भी लीडर्स हैं वो भी फंसेंगे, और ये उन्हें नाराज नहीं करना चाहते, और ये जम्मू की बलि उस तरीके से दे रहे हैं। चंदन जी, आप जम्मू कश्मीर को 2-3 सालों के बाद
जैसे कि इन्होंने कहा अभी जो वक्त नहीं मिला, 1 साल तो हो गया लेकिन अभी हालात ऐसे थे, ठीक है 2-3 साल 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? अब लगता है कि अब तस्वीर बदल जाएगी। देखिए अभिनव जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पिछले 70 साल में डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन, जो धांधलियां यहाँ पे हुई है, उसी के रिसेंटमेंट में हमने बीजेपी को सत्ता में लाया, हमने 370 का समर्थन किया। और जम्मू के जो अपोजिशन लीडर्स हैं, अभिनव जी ने उनकी तरफ इशारा किया, मैं जम्मू के लीडर्स की तरफ भी इशारा करूंगा। अभिनव जी, हम लोग कब तक, आप लोग कब तक बीइंग ए चीफ स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी या उनको डिफेंड करते जाएंगे या उनको उनके गलत नीतियों पे? बीजेपी की पॉलिसीज गलत नहीं है, ये जो लोग इनकेपेबल लोग हैं जो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे उनकी पॉलिसीज को ग्रास रूट लेवल तक। अभिनव जी ने एम्स की इतनी बड़ी कहां देखते हैं आप एजुकेशन लड़ी, हमने उनका समर्थन किया, लीडरशिप जम्मू प्रांत ने समर्थन, जो भी लीडरशिप है उसकी हिट एंड ट्रायल मेथड अडॉप्ट किए जा रहे हैं। ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड अडॉप्ट किए, ये जो इनकेपेबल लोग, जो हम जैसे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां सिस्टम में खराबी है। मैं इस चीज के खिलाफ लड़ रहा हूं। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहां पे आए, अपनी बात रखी। तो आप सुन सकते हैं कि 370 को का हटना जम्मू कश्मीर से एक ऐतिहासिक था। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का यह दावा है कि विकास की नई आंधी आएगी, लेकिन अभी भी बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि अभी भी राह आसान नहीं है और बीजेपी को अपने को आने वाले दिनों में साबित करना होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।